हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो ये पूरा साल आज़ादी की वर्षगांठ को हम चिन्हित करने में हमने लगाया है और बीते एक सप्ताह से जो लगातार हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं या फिर जो 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, वो बहुत सारी नई नई चीज़ों को, नई नई तकनीकों को और नई नई जानकारियों को हमारे सामने लेकर के आ रही है। तो 15 अगस्त के दिन के बाद हाल ही में एक नई जानकारी पता चली है, जहां पर सेना को एक नया सिस्टम सौंपा गया है, एक नया मैकेनिज्म जिसमें बहुत सारे हथियार शामिल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। जो आज का टॉपिक है वह है, क्या है भारत का एफ इंसास प्रोग्राम। तो एफ इंसास प्रोग्राम के अंतर्गत ही जो बहुत सारे महत्वपूर्ण हथियार हैं वे भारतीय सेना को सौंपे गए हैं। यह पूरा प्रोग्राम किस तरह से लाया गया, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण हथियार हैं जो सेना को दिए गए हैं और उनका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। परीक्षा के लिहाज से कोई भी बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म महत्वपूर्ण हो सकता है, तो उस पर आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ें और खबर को देखें। तो ऑल अबाउट एफ इंसास निपुण माइंस LCA, द न्यू सिस्टम हैंडेड ओवर टू द आर्मी। तो सेना को जो सिस्टम सौंपा गया है वो है एफ इंसास, निपुण माइंस, LCA और बहुत सारी चीजें। एक एक करके सभी को देख लेंगे। और अभी हाल ही में जो हमने 15 अगस्त का दिन मनाया है, उसके बाद इस तरह का जो सिस्टम है वो अगले दिन सौंपा गया है। तो उस दिन जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, उसमें भारत के अंतर्गत ही निर्मित एक तोप का नाम भी सामने आया। आज के डिस्कशन में जो प्रमुख पॉइंट हैं उनमें बात करेंगे ATAGS होवित्जर तोप के बारे में। एफ इंसास सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तकनीक पर आधारित है, क्यों लाया गया। निपुण माइंस क्या है, किस तरह से काम करती हैं। LCA सिस्टम क्या है, कुछ अन्य जो सुरक्षा से संबंधित प्रणालियां हैं वो कैसे कार्य करती हैं, निष्कर्ष क्या हो सकता है, और सवाल जो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्तर पर सॉल्व करने का अभ्यास कर सकते हैं। महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। GS पेपर 3 के अंतर्गत इसे शामिल करेंगे। देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, साथ ही सुरक्षा से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं वे महत्वपूर्ण है, और इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि देशज रूप से जो तकनीक का विकास है वो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ मेक इन इंडिया की भी बात बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। तो 15 अगस्त के दिन जिस तोप का नाम सामने आया वो क्या है, होवित्जर तोप ATAGS। ठीक, इसके उपयोग के जरिए ही 21 तोपों की सलामी दी गई और उसको शामिल किया गया। महत्वपूर्ण रही, काफी लंबे समय से इस पर चर्चा भी हो रही थी, इसको शामिल करने की बात हो रही थी, और अभी ये परीक्षण के चरण में चल रही है। उसके बाद इसको शामिल किया जाएगा जब तकनीकी रूप से अथॉरिटी इसको परमिशन दे देगी और क्वालिटी के जो भी इसके पैमाने हैं उस पर ये खरी उतरेगी। नाम क्या है, ATAGS का मतलब क्या है, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो इसकी जो नाल है वो आगे से 155 मिलीमीटर है, यानी इसका जो साइज है 155 mm इंटू 52 कैलिबर इसको कहा गया है। 155 mm का मतलब क्या हुआ, आगे से जो नाल का व्यास है वो है 155 mm और जो इसकी लंबाई है वो है 52, यानी इसका 52 गुना। ठीक है, बहुत उन्नत मिसाइल है, इसको होवित्जर कहा गया है। होवित्जर का मतलब ही होता है लंबी दूरी तक मार करने वाली। ठीक, तो इसकी फायरिंग क्षमता कितनी है, लगभग 48 किलोमीटर तक, और इसको रात में फायर किया जा सकता है। ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, एक्स्ट्रा पावर है, और आसानी से इसको इधर से उधर लेकर के जाया जा सकता है। ये इसकी कुछ खासियत हो गई। अब बढ़े इंसास सिस्टम की ओर, जिसको एफ इंसास सिस्टम कहा गया है। क्या है इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म हुआ एफ से फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम। ठीक, इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम। तो ये इन्फेंट्री शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि पैदल सेना से संबंधित होगा एक पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म। पैदल सेना चूंकि आर्मी के अंतर्गत बहुत ज्यादा है, जिसे हम थल सेना कहते हैं। ठीक, तो उसका आधुनिकीकरण काफी समय से मांग चल रही थी, उसको किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, जो सैनिक सीमा पर लड़ रहा है उसकी ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना। वो अभी जितने हथियारों से लैस है, जितने उसके पास सुरक्षा के उपकरण है, यदि उनको बढ़ा दिया जाएगा तो उसका जो तरीका है सीमा पर काम करने का, जो भी उसकी कॉम्बैट टैक्टिक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मान लीजिए एक सैनिक सीमा पर तैनात है, उसके पास केवल एक हथियार है या फिर एक राइफल है, वो केवल उसका ही उपयोग कर सकता है। गोली खत्म हो जाने पर उसको दिक्कत होगी। तो अलग अलग चीजों को जब उसको दे दिया जाएगा तो उसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, यही यहाँ पर कहा गया है। तो सैनिकों को आधुनिक प्रणालियों से लैस करना। खासियत क्या है इस सिस्टम की, हल्का है,
तो ले जाने में आसान है, चूंकि इन्फेंट्री के लिए है, पैदल सेना के लिए तो भारी जितना होगा उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। दूसरा, हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है और सभी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है और जो रखरखाव है, यानी मेंटेनेंस है, वो भी सस्ता है। तो काफ़ी ज़्यादा इससे इम्प्रूवमेंट होंगे। पहला, कमांड और कंट्रोल में। दूसरा, कैपेसिटी यानी क्षमता को बढ़ाएगा, उसके एक तरीके से घातकता को बढ़ाएगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा, उसकी सर्वाइबिलिटी को बढ़ाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें अलग अलग जो हथियार है उनको शामिल किया गया है, उनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है नाम, AK-203 असॉल्ट राइफल। ठीक, महत्वपूर्ण राइफल है। तो रूसी मूल की गैस से चलने वाली ये एक मैगजीन फेड राइफल है, यानी इसमें मैगजीन लगती है, और सेलेक्ट फायर असॉल्ट राइफल इसको कहा गया है। इसकी रेंज है 300 मीटर तक। तो इसको भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से एक तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है, और निर्माण हो रहा है अमेठी के पास एक जगह है, कोरवा, उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास कोरवा में इसका निर्माण हो रहा है। इसमें रक्षा मंत्रालय और भारत रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL, दो जो एंटिटीज है उनका नाम आता है। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है कुछ समय पहले। 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल ये निर्मित करेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो जब ये राइफल सेना को मिल जाएगी तब बहुत ज्यादा लाभ होगा। ठीक, अगला क्या है, अगला है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। कई तरह से उपयोग किए जा सकने वाले हैंड ग्रेनेड्स। उपयोग क्या है, रक्षात्मक भी है प्लस हमला करने के लिए भी है। 2 तरह के हैं, डिफेंसिव मोड में और ऑफेंसिव मोड में। इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। जब डिफेंसिव मोड में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बात निश्चित तौर पर है कि जो सैनिक इसका उपयोग करेगा वो कहीं सुरक्षा या किसी आवरण में या शील्ड में बैठा होगा और दूर फेंक करके इसका इस्तेमाल करेगा। तो जब ये जाकर के दुश्मन के बीच में गिरेगा तो कई तरह से बिखर जाएगा फट करके, और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अलग अलग स्तर पर फैल करके दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं जो ऑफेंसिव है, आक्रामक मोड में, तो वहां पर तो सीधे सीधे कॉम्बैट हो रहा है। तो सैनिक जो भी हैं, चाहे वो अपने हों या किसी दुश्मन देश के हों, वे आमने सामने हैं। तो जैसे ही उसको फेंका जाएगा तो वो जाकर के ब्लास्ट होगा और एक नुकसान पहुंचाएगा अगले सामने वाले सैनिक को, क्योंकि अगर वह बिखर गया, टुकड़े टुकड़े में हो गया, तो फिर सामने वाले जिसने उसको फेंका है उसको भी उससे नुकसान हो सकता है। तो ये दोनों का छोटा सा अंतर है। तो नजदीकी मुकाबले के लिए इसमें एक मल्टीपर्पज नाइफ यानी चाकू भी रखा गया है, इस तरह से उसके काफी सारे इस्तेमाल किए जा सके। मतलब छोटे छोटे से टूल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनको शामिल किया जाना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे गैजेट्स शामिल किए गए हैं, जैसे कि बैलिस्टिक गॉगल्स, बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ वेस्ट और राइफल माउंटेड होलोग्राफिक साइट जो कि 200 मीटर तक देखने की क्षमता देती है। अब यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ वेस्ट है और बैलिस्टिक हेलमेट है, इन दोनों की क्षमता ये है कि ये AK-47 से निकलने वाली 9mm की जो बुलेट्स है उसको भी रोक सकती है। तो दुश्मन के द्वारा AK-47 से किया जाने वाला हमला वहां पर काफी कम प्रभावी रह जाएगा। इसके अलावा इसमें माउंटेड नाइट विजन का उपयोग किया जा सकता है इन हेलमेट में, कि रात में देखने के लिए नाइट विजन कैमरा लगा लिया तो जहां पर भी रात में दिक्कत आती है वो दिक्कत भी दूर हो सकती है। क्योंकि अगर अलग से दूरबीन लेकर के चलेंगे, कोई और चीज लेकर के चलेंगे, तो उसको लेकर चलने में ही एक दिक्कत है और बार बार लगाना पड़ेगा। तो इसमें माउंटेड का मतलब हेलमेट में ही फिट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा इसमें थर्मल इमेजर भी है जो केवल हीट को पहचान करके एक तरीके की तस्वीर दिखा सकता है कि कौन मौजूद है वहां पर। इसके अलावा हैंड फ्री मौजूद है जो एक दूसरे के साथ संवाद करने में कामयाब होंगे। अब इस पूरे सिस्टम की खास बात एक जो यही है कि ये स्वदेशी सिस्टम है, भारत के अंतर्गत ही निर्मित किया गया है, और इसमें एक प्रमुख नाम है DRDO का और दूसरा नाम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के इकोसिस्टम का। तो भारत के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए इनका विकास किया जा रहा है। ठीक, तो अब बात करें कि किस तकनीक पर आधारित है या किस व्यवस्था पर आधारित है। तो एक जरूरत जो काफी समय पहले महसूस की जा रही थी वो था इन्फेंट्री सोल्जर मॉडर्नाइजेशन। तो उससे जुड़ा एक प्रोग्राम बनाया गया, जो पैदल सैनिक है उनको कैसे आधुनिक हथियार दिए जाएं, क्योंकि जो जैकेट है वो बुलेट प्रूफ तो है, नाम के लिए बुलेट प्रूफ है, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर पा रही। तो जो सैनिक है उससे बहुत ज्यादा उनको नुकसान होगा, जितने ज्यादा सैनिकों को नुकसान होगा उतने ज्यादा देश को नुकसान होगा। ठीक, तो 2000 के दशक से DRDO ने इसकी परिकल्पना की थी कि ऐसा ही हम एक आधुनिक सिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें भारत के अंतर्गत ही इस तरह के हथियारों का
निर्माण किया जाएगा, किया भी गया। तो दुनिया भर में कई सारी सैनिक आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में से ये भी एक कार्यक्रम है, यानी कि ऐसा नहीं कि भारत ही इस तरह का कोई मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चला रहा है। जानते ही आप यूएस के पास, रशिया के पास, इजराइल के पास एक से एक आधुनिक हथियार हैं। तो यूएस का जो एक सिस्टम चलता है वो है लैंड वॉरियर के नाम से। यूके में एक चलता है फिस्ट, फिस्ट का मतलब फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के जो कॉम्बैट होते हैं, देशों के बीच में झड़पें होती हैं, वहां पर ये जो इक्विपमेंट है बहुत काम में आते हैं। न केवल दूसरे देशों के द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं, आतंकवादी हमले हैं, उनको रोकने में भी कारगर हो सकते हैं। हमारे पास जितने ज्यादा इक्विपमेंट होंगे हम उतनी ज्यादा चीजों को देख पाएंगे। मान लीजिए कोई आतंकवादी कहीं छुपा हुआ है, तो बजाय जमीन से जाने के अगर हमारे पास ड्रोन सिस्टम मौजूद है तो ड्रोन को उड़ा करके ही ऊपर से निगरानी की जा सकती है। जैसे इजराइल का एक केस सामने आता है जहां पर इजराइल ने एक वैज्ञानिक की हत्या कर दी थी। तो वो जो हत्या है, इजराइल से बैठे व्यक्ति ने ईरान के एक वैज्ञानिक की मान लीजिए हत्या कर दी। तो इतनी दूर से कैसे उसको ऑपरेट कर लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दुनिया भर में लगभग 20 से अधिक सेनाएं इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, और हमने भी कुछ सिस्टम्स को एनालाइज किया है, जिसमें अमेरिका के, फ्रांस के, जर्मनी के और इजराइल के जो आधुनिकीकरण के जो इक्विपमेंट्स हैं पैदल सेना से संबंधित, उनका अध्ययन किया गया है। उसके बाद इस तरह का सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड गुणवत्ता की जरूरतें हैं, उसमें सेना से पूछ करके ही इसका विकास किया गया है, और आज के समय भी इसका डेवलपमेंट अभी जारी है और इसको अपडेट किया जा रहा है जिस तरह की जरूरतें सेना की तरफ से बताई जा रही है। चलिए अगला एक जो नाम आता है, इसमें नाम है निपुण माइंस का। तो माइंस आप जानते हैं कि छोटे छोटे इस तरह के हथियार होते हैं जिनको कहीं पर भी जमीन पर बिछाया जा सकता है, और जब दुश्मन की सेना वहां से गुजरेगी तो उन पर जैसे ही उसका पैर पड़ेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगी या फट जाएगी। तो इस तरह से एक चेन में भी बिछा सकते हैं छोटी छोटी माइंस, या अलग अलग बिखेरी भी जा सकती हैं। तो इन्हीं माइंस में एक नाम आया निपुण माइंस का, जो स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, और भारत द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल की जाने वाली जो भी माइंस हैं उनसे बेहतर इसको बताया गया है। ठीक, तो एंटी पर्सनल माइन है ये। एंटी पर्सनल का मतलब क्या हुआ, किसी सैनिक को मारने के लिए, किसी सैनिक पर एक तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। एक और माइन होती है एंटी टैंक माइन। ठीक, तो वो तोप के लिए होती है। अब यहाँ पर इसका हम डिफरेंस देखेंगे, एंटी पर्सनल माइंस और एंटी टैंक माइंस। अभी बात कर रहे थे निपुण माइंस की, तो इसको डीआरडीओ ने क्या कहा है, सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन, यानी एक आसान शिकार को लक्षित कर सकती है। इसके अलावा घुसपैठियों और दुश्मन पैदल सेना के खिलाफ इसका उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कोई सेना का सैनिक या फिर कोई दूसरे देश का की तरफ से कोई आने वाला व्यक्ति अगर आ रहा है, हमें पता है कि वहां पर कहाँ कहाँ से वो गुजरेगा, तो वहां हम पहले ही माइन बिछा देंगे, जैसे ही वो गुजरेगा वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और भारतीय उद्योग के प्रयासों से इसको डेवलप किया गया है। यहाँ इसकी तस्वीर है। चलिए अगला सिस्टम क्या है, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, LCA से कहा गया है। तो जब से लद्दाख क्षेत्र में हमने एक स्टैंड ऑफ देखा था भारत और चीन के बीच में, तो वहां पर जो भी झील हैं, जो भी पानी वाले रास्ते हैं, वहां पर हमारे पास जो शिप मौजूद है वो इतने कारगर नहीं है। तो उसी एक कमी को दूर करने के लिए LCA मॉडल को लाया गया है, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। तो ये पेंगोंग त्सो झील में इसका उपयोग किया जाएगा, और सीमित क्षमता वाली हमारी जो नावें हैं वहां पर अभी जो मौजूद है उनको एक तरीके से रिप्लेसमेंट किया जाएगा। अभी अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो नौसेना में कई सारे इस तरह के जो नाव हैं उनका इस्तेमाल LCA का किया जा रहा है। तो पूर्वी लद्दाख में जो पानी की बाधाएं हैं उनको पार करने के लिए उपयोगी है। बेहतर लॉन्च है, इसका स्पीड ज़्यादा है और क्षमता भी ज़्यादा है। इसका निर्माण किसने किया है, गोवा स्थित एक्वेरियम शिपयार्ड लिमिटेड, उसने स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया है। तो इसका भी उपयोग अब किया जा सकेगा। ये कुछ बेसिक सिस्टम है जो भारत के अंतर्गत अभी हाल ही में सेना को सौंपा गया है। ठीक, अब कुछ और चीजों को देखें जो कुछ अन्य उपकरण सौंपे गए हैं, जैसे T-90 टैंकों के लिए थर्मल इमेजिंग, जो रात के समय भी इस तरह की इमेजेस दिखा सकता है। एक थर्मल इमेजर जिसको हाथ में पकड़ करके देख सकते हैं। लंबी दूरी पर सामरिक संचार के उपकरण, निगरानी जो मिशन होते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टरों की मदद से एक रिकॉर्डिंग की सुविधा, जिन्हें टोही हेलीकॉप्टर कहते हैं, जो यहाँ वहाँ जाकर के निगरानी करके आते हैं। जैसे जब उरी हमला हुआ था तो एक हेलीकॉप्टर पहले भेजा गया था उस पूरे क्षेत्र का मुआयना करने के लिए। इसके अलावा डाउनलिंक उपकरण, ठीक, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल, मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिनको हम रिमोट के जरिए ऑपरेट कर सकें और हमको ऊपर से व्यू दे सके, एक तरह से हम ड्रोन कह सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम
जो है भारत के लिए बनाया गया है, DRDO, और स्वदेशी रूप से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। निष्कर्ष पर चलें तो सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण जिसकी डिमांड की जा रही थी, उस दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे हैं। सैनिकों की क्षमता बढ़ेगी, हमारी सुरक्षा की स्थितियां बढ़ेंगी, सैनिकों की क्षमता के साथ साथ उनका जीवन भी बचाया जा सकेगा अधिक से अधिक। तो जो कैजुअलिटीज होती हैं वो कम हो जाएंगी, साथ ही हमारा जो अटैकिंग जो क्षमता है हमारी वो बढ़ जाएगी। तो सामरिक बढ़त हम कह सकते हैं इस तरह के हथियारों से मिलती है। हालांकि अंत में यही कहना जरूरी है कि युद्ध अपने आप में अच्छी स्थितियां नहीं है, चाहे वह किसी भी देश के द्वारा किया जा रहा हो। अगर हम रूस और यूक्रेन की स्थितियों को देखें तो इसका प्रभाव रूस पर भी पड़ रहा है, यूक्रेन पर भी पड़ रहा है, साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था से लेकर के जो वैश्विक स्थिति है उनकी उस पर भी पड़ रहा है। तो इसी से अगर हम ये रिजल्ट निकालें कि युद्ध क्या अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर किसी देश के पास हथियार नहीं होंगे तो वह एक आसान शिकार किसी दूसरे देश की आक्रामकता का बन सकता है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान या फिर चीन जैसे अपने पड़ोसी देशों से एटलीस्ट अपनी स्थितियों को मजबूत करे। ठीक, तो चलिए देखें आज का सवाल। प्रश्न पहले प्रीलिम्स वाला देख लेते हैं। F-INSAS सिस्टम में शामिल AK-203 असॉल्ट राइफल का संबंध किस देश से है, यानी किस देश के साथ मिलकर के इसको बनाया जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न मेंस के लिए, F-INSAS सिस्टम क्या है, यह भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं को किस तरह पूरा कर सकता है? 250 शब्दों में इस प्रश्न को लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी आपको मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहें। शुक्रिया।